मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा चैप्टर चलेगा विश्व में जनसंख्या वृद्धि। विश्व में जो जनसंख्या वृद्धि का प्रारूप है वो हमें किस प्रकार से देखने को मिलता है, और इसके अलावा ये जो आपकी जो वृद्धि देखने को मिल रही है वो समय विशेष के संदर्भ में किस प्रकार से देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, विश्व जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। ठीक है, कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। तो पहले हम जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, देखिए आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो जनसंख्या के बारे में कि जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि क्या है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ते आ रहे हो पुरानी क्लासों से। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, इसका प्रारूप क्या है, और समय विशेष के संदर्भ में ये हमको कैसे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि से पहले जनसंख्या की। किसकी बात करेंगे? जनसंख्या की। जनसंख्या की परिभाषा क्या होती है या जनसंख्या किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनना आपको। किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी भी क्षेत्र विशेष में लोगों का जो समूह पाया जाता है, ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में जो लोगों का समूह पाया जाता है वो उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या। लिख देते हैं यहाँ पे, देखो जनसंख्या, जनसंख्या से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जनसंख्या समूह को, जनसंख्या समूह ना बोल के अगर हम इसे लोगों का समूह बोले तो और भी अच्छी बात है। लोगों के समूह को उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या कहा जाता है। तो किसी भी क्षेत्र विशेष में जो जनसंख्या वहां पे निवास कर रही है, तो वो जो जनसंख्या का जो समूह है, लोगों का जो समूह है, वो उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या कहलाती है। जैसे कि अपने जयपुर में जो लोगों के समूह पाए जाते हैं, जो लोगों के समूह पाए जाते हैं, जो लोग रह रहे हैं, तो वो जो समूह है वो हमारी जयपुर की क्या हो गई? जनसंख्या हो गई। ठीक है, तो ये तो एक जनसंख्या की सीमित सी परिभाषा है, सामान्य सी परिभाषा है जो हम बनाते हैं कि जनसंख्या किसे कहते हैं। जनसंख्या में जो है वो हमारे किस प्रकार के जो समूह है वो देखने को मिलते हैं। तो लोगों के जो समूह होते हैं किसी क्षेत्र विशेष में जो रहते हैं, वो उस क्षेत्र विशेष के लिए वहाँ की जनसंख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। जबकि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूपों में देखने को मिलती है। जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूपों में देखने को मिलती है। कैसे? किसी भी क्षेत्र विशेष में दो समय कालों के दौरान, दो समय काल इसमें ऐड होंगे, ध्यान रखना, दो समय कालों के दौरान जो भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है, जो वहाँ की जनसंख्या है उसमें जो परिवर्तन होता है वो उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि को समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि कोई एक प्रदेश है हमारे पास में A, ठीक है, और एक दूसरा प्रदेश है B, ठीक है, ये हमारे पास में दो प्रदेश हैं। ठीक है, इस प्रदेश की जनसंख्या फिलहाल है 1000, ठीक है, और इस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या है 1500। यह एक उदाहरण के लिए हम मान रहे हैं। ठीक है, ये A प्रदेश और B प्रदेश, ठीक है, इन दोनों में दो समय कालों के दौरान परिवर्तन होगा
अब जो परिवर्तन होगा वही उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। अब चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, धनात्मक हो चाहे वो आपकी ऋणात्मक हो। ठीक है, तो देखिए 2010 में ये जनसंख्या थी इसकी, और इसकी भी 2010 में ये जनसंख्या है। ठीक है, ये समय काल हो गया हमारे पास में 2010, यहाँ पर भी समय काल हो गया हमारे पास में 2010। ठीक है, अब समय काल, दूसरे समय काल की हम बात करते हैं सन 2020 में आगे चलकर। ठीक है, सन 2020 ये हो गया दूसरा समय काल, इसको लिख देते हैं पहला समय काल, पहला समय काल, और ये हो गया हमारा दूसरा समय काल। ठीक है, यहां पे और लिख देते हैं अपन। ठीक है, सॉरी फाइनल में आएगा ये भी टॉपिक आपका। ठीक है, तो 2010 और 2010 में यहाँ पे जनसंख्या थी 1000 और यहाँ पे जनसंख्या थी 1500। ठीक है, जबकि 2020 में, और यहाँ पर भी 2020 हम ले लेते हैं दूसरा समय काल, 2020 ये हो गया हमारे पास में दूसरा समय काल, किसके लिए? ए प्रदेश के लिए दूसरा समय काल। ये हो गया पहला समय काल, पहला समय काल। ठीक है, तो ये हमारे पास में दो समय काल हो गए, ए प्रदेश के लिए भी और बी प्रदेश के लिए भी। अब इन समय कालों के दौरान 2010 से लेकर 2020 तक प्रदेश ए में मान लो जनसंख्या 1000 से बढ़कर कितनी होगी, इसमें प्लस कर देते हैं हम 200, तो टोटल हो गई 1200 जनसंख्या। कितनी हो गई? 1200 जनसंख्या यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, अब इस प्रदेश विशेष में दो समय कालों के दौरान 2010 से 2020 के दौरान क्या है, जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि देखने को मिल रही है। कौन सी वृद्धि देखने को मिल रही है? धनात्मक वृद्धि या धनात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो जनसंख्या यहाँ पे बढ़कर कितनी हो गई? 1200। तो इसे हम इस प्रदेश की क्या बोलेंगे? जनसंख्या वृद्धि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जनसंख्या वृद्धि। कितने की? 200 की। ठीक है, 200 लोगों की जनसंख्या वृद्धि इसमें देखने को मिलती है। ऐसे ही बी प्रदेश के लिए, ऐसे ही हमारे बी प्रदेश के लिए 2010 से लेकर 2020 के बीच में, ठीक है, जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिला। अब यहाँ पर 1500 के स्थान पर 500 की कमी देखने को मिल रही है। 500 जो लोग हैं वो माइनस हो गए। क्या हो गए? माइनस, या तो प्रवास कर गए या फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो जनसंख्या है वो -500 करने के बाद में आ जाती है आपकी 1000। टोटल जनसंख्या यहाँ पे कितनी हो गई? 1000। तो यहाँ पर भी ये जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी, लेकिन ऋणात्मक परिवेश में। यहाँ पर दो समय कालों के दौरान 2010 से 2020 के दौरान जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिला। कितना? 500 का, 500 लोगों का। तो ये जो परिवर्तन होगा वो इस क्षेत्र विशेष की या इस प्रदेश विशेष की जो बी है उसकी जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। जनसंख्या वृद्धि जो है वो धनात्मक परिवेश में भी लागू होता है और ऋणात्मक परिवेश में भी लागू होता है। ठीक है, तो इसलिए हम परिभाषा क्या बना सकते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय कालों में जनसंख्या में हुआ परिवर्तन, जनसंख्या में हुआ परिवर्तन उस क्षेत्र की या उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जो कि प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। मतलब धनात्मक या ऋणात्मक परिवेश में वो जो है आपका प्रारूप आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रारूप है आपको देखने को मिल सकता है किसी भी क्षेत्र विशेष में।
तो यही हमारे लिए क्या कहलाएगा, जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जनसंख्या वृद्धि। अब ये जो जनसंख्या वृद्धि है विश्व में, वो हम काल क्रम के अनुसार ही पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, काल क्रम के अनुसार पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले प्राचीन, ठीक है, प्राचीन काल हो गया, प्राचीन काल के बाद में प्राचीन और मध्यकाल हो गया, फिर आधुनिक काल जो हमारे आते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम इन कालों के बारे में पढ़ सकते हैं, प्राचीन काल या फिर उससे पहले प्रारंभिक काल, और लास्ट में जो हमारा आता है आधुनिक काल। तो इन कालों में जो जनसंख्या वृद्धि देखने को मिल रही है समय विशेष के संदर्भ में, वो है हमारी जनसंख्या वृद्धि का बढ़ता हुआ क्रम। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको देख लो आप, दोबारा से मैं एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में हम समय विशेष के आधार पर जो है जनसंख्या वृद्धि जो विश्व में देखने को मिली है उसकी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जनसंख्या किसे कहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में लोग जो रहते हैं उन लोगों के समूह को उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो वो उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या होती है। जैसे कि जयपुर में जो लोग रह रहे हैं, या भारत में जो लोग रह रहे हैं, या राजस्थान में जो लोग रह रहे हैं, तो वो लोगों का जो समूह है वो हमारे लिए राजस्थान की जनसंख्या, जयपुर में रह रहे हैं लोग वो जयपुर की जनसंख्या, और भारत में जो रह रहे हैं, समस्त भारत में जो रह रहे हैं वो भारत की जनसंख्या, और फिर उनका अलग अलग जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी जनसंख्या की। अब जनसंख्या वृद्धि, किसी भी क्षेत्र विशेष में दो समय कालों के दौरान, 2010 से 2020 ले लो, या 1950 से आपका 2000 का ले लो, ठीक है, जो जनसंख्या परिवर्तन देखने को मिलता है समय विशेष के संदर्भ में, जो जनसंख्या परिवर्तन देखने को मिलता है उसे हम जनसंख्या वृद्धि द्वारा परिभाषित करते हैं। किसके द्वारा परिभाषित करते हैं, जनसंख्या वृद्धि के द्वारा उसको हम परिभाषित करते हैं, जनसंख्या वृद्धि उसको लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि इन दो क्षेत्रों में हमने देखा, और ये जो जनसंख्या वृद्धि है वो आपको ऋणात्मक और धनात्मक परिवेश में देखने को मिल सकती है। या तो जनसंख्या वृद्धि धनात्मक होगी या जनसंख्या वृद्धि आपकी ऋणात्मक होगी, ठीक है। ऐसे ही ये एक प्रदेश हमने लिया है ए के अंदर जो है सन 2010 में जनसंख्या थी 1000, 2020 आते आते इसमें 200 प्लस हुए, जनसंख्या 200 प्लस हुए, चाहे वो जन्म दर से हुए, चाहे वो प्रवास करके आकर जो लोग रह रहे हैं उनके कारण हुआ हो। लेकिन जनसंख्या बढ़ी है तो ऋणात्मक ना होकर यहाँ पे प्लस पॉजिटिव जो है वो देखने को मिल रहा है, तो धनात्मक वृद्धि यहाँ देखने को मिल रही है। तो इस क्षेत्र विशेष में जनसंख्या की वृद्धि धनात्मक रूप में देखने को मिली। ऐसे ही क्षेत्र विशेष बी में 2010 में जनसंख्या थी 1500, लेकिन किन्हीं कारणोंवश 2020 आते आते जनसंख्या में 500 लोगों की कमी देखने को मिली। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ऋणात्मक परिवेश देखने को मिलेगा जनसंख्या का परिवर्तन के रूप में। हालांकि जनसंख्या वृद्धि ये भी कहलाएगा, लेकिन ऋणात्मक परिवेश में, माइनस वाले परिवेश में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनसंख्या वृद्धि की बात, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी जनसंख्या वृद्धि के जो समय हैं, जो काल विशेष हैं, वो किस प्रकार से हमको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो उनकी बात कर लेते हैं। इधर हमारे पास में जगह है तो इधर ही लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ये तो हो ही गया आपका। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न समय कालों में जो वृद्धि देखने को मिल रही है जनसंख्या की, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो काल क्रमानुसार जनसंख्या वृद्धि, हेडिंग डाल देते हैं, काल क्रमानुसार जनसंख्या वृद्धि, काल क्रमानुसार जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। तो 3 समय कालों के दौरान, कितने समय कालों के दौरान, 3 समय कालों के दौरान हमारे पूरे विश्व में जनसंख्या वृद्धि हमको देखने को मिलती है। सबसे पहले प्रारंभिक समय काल, इसका समय हम मानते हैं आदिकाल से 4000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो ये हमारा पहला समय काल हो गया।
जो कि आदिकाल से लेकर आपके 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, दूसरा जो आपका आता है वो आता है प्राचीन एवं मध्यकाल का समय। इसका जो समय काल माना जाता है वो माना जाता है 4000 ईस्वी पूर्व से 1650 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये इसका समय काल माना जाता है आपके प्राचीन एवं मध्यकाल का। उसके बाद में तीसरा जो आपका आता है वो आता है आधुनिक, वर्तमान जो है आधुनिक काल का समय, आधुनिक काल का समय। इसका जो समय काल माना जाता है वो माना जाता है 1650 ईस्वी से लेकर ईस्वी पूर्व से लेकर वर्तमान समय तक, वर्तमान समय तक। ठीक है, तो ये जो 3 समय काल है हमारे जनसंख्या वृद्धि के हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कितने हो गए? 3 हो गए ना। प्रारंभिक समय काल, प्राचीन एवं मध्यकाल, और लास्ट एंड फाइनल आपका आधुनिक काल जो है। ठीक है, तो इन समय कालों में के दौरान विश्व की जो जनसंख्या प्रतिरूप है या वृद्धि प्रतिरूप है वो हमको अलग अलग प्रारूप में देखने को मिलता है। जैसे कि प्रारंभ में जो जनसंख्या प्रारूप अगर हम देखें या उसकी बात करें तो आदिकाल से 4000 ईसा पूर्व में इसकी जो है हम जनसंख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो समय काल है आदिकाल से लेकर 4000 ईसा पूर्व, तो इस समय जनसंख्या का जो प्रारूप है वो धीमी वृद्धि के रूप में देखने को मिलता है। कौन सी वृद्धि के रूप में? धीमी वृद्धि के रूप में देखने को मिलता है। यह वह समय काल था कि जब मानव धीरे धीरे, मानव जो था वो धीरे धीरे रहने योग्य बन रहा था या सभ्यता उसकी सभ्यता का हल्का हल्का विकास कर रहा था, जिसमें आगे चलकर उसने नगरीय सभ्यताओं तक का विकास भी इस आपके प्रारंभिक समय काल के दौरान देखने को मिलता है। जिसमें आपकी नील नदी की जो सभ्यता है, दजला फरात की जो सभ्यता है, यानी कि नगरीय सभ्यता तक देखने को मिलती है। उस समय तक एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता था। लेकिन उससे पहले की बात करें, यानी कि आदिकाल की अगर हम बात करें तो आदिकाल में जो है 0.04 व्यक्ति जो है वो जनसंख्या घनत्व के रूप में देखने को मिलते थे। क्यों? क्योंकि जो जनसंख्या का प्रारूप है वो उस समय केवल और केवल 2 महाद्वीपों में देखने को मिलता था सर्वाधिक अगर हम बात करें तो वो जो महाद्वीप थे वो थे आपके अफ्रीका और एशिया। और इसीलिए विद्वानों ने जो है मानवों की जो उत्पत्ति है, आधुनिक मानवों की जो उत्पत्ति है वो आपके अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को माना है। मुख्य रूप से अफ्रीका को और गौण रूप से आपके एशिया को माना है। वो इसी संदर्भ में बात की गई है, प्रारंभिक समय काल के संदर्भ में वो बात कही गई है। ठीक है, ऐसे ही आपके प्राचीन एवं मध्यकाल का जो समय काल है उसमें ईसा पूर्व, ठीक है, और ईसा पूर्व से और ईसा के जन्म के समय की जनसंख्या का जो है वो वर्णन किया गया है कि ईसा पूर्व जनसंख्या के जो प्रतिशत था या जनसंख्या कितनी मात्रा में थी और ईसा के जन्म तक कितनी जनसंख्या हो चुकी थी। लगभग इस समय जो है वृद्धि होना प्रारंभ हो गई थी। और जो आपका ये आधुनिक काल का समय है जो 1650 ईस्वी से शुरू माना जाता है और वर्तमान तक जो है माना जाता है, जिसमें जनसंख्या जो है प्रति 100 वर्षों में जो है वो अनुमानित की गई है 50 करोड़, फिर उसके बाद में 102 करोड़, फिर उसके बाद में 350 250 करोड़। ये जो जनसंख्या है वो आपके इस समय काल के दौरान हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा संक्षिप्त परिचय मैंने दिया था। अब अलग अलग इन समय कालों की हम बात कर लेते हैं। पहले प्रारंभिक समय काल एवं आदिकाल और 4000 ईसा पूर्व जो शुरू हो रहा है उसकी हम बात कर लेते हैं, बाकी दोनों को मिटा देते हैं। ठीक है, फिर बारी बारी से एक एक का अध्ययन हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये समय काल की बात कर लेते हैं हम। देखिए, यह समय काल कौन सा? प्रारंभिक समय काल जनसंख्या के लिए। यह समय काल आखेट एवं भोजन संग्रह
के साथ, भोजन संग्रह के साथ शुरू होता है, शुरू होता है। ठीक है, शुरू कहाँ से हो रहा है ये? जब लोगों ने आखेट करना प्रारंभ किया आदिकाल, ठीक है, और भोजन का संग्रह करना प्रारंभ किया, तभी से ये जो आपका समय काल है, प्रारंभिक समय काल, वो उसकी शुरुआत हो गई थी हमारे विश्व में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे इसके शुरू होने की। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो जो आधुनिक मानव है, जो मानव है उसने लगभग इस समय के अंदर बात करें तो मानव ने लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व, 5 लाख वर्ष पूर्व अग्नि का उपयोग किया। लेकिन अगर हम आधुनिक मानव की बात करें, आधुनिक मानव का विकास, आधुनिक मानव का विकास या आधुनिक मानव की उत्पत्ति ज़्यादा अच्छा रहेगा, मानव की उत्पत्ति 1.5 लाख का ही, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, इसको ऐसा ना करके, ठीक है, और आपका 1.5 लाख वर्ष से लेकर 50,000 वर्ष पूर्व जो है आधुनिक मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। वर्ष पूर्व मानी जाती है। ठीक है, तो ये जो उत्पत्ति है आपके आधुनिक मानव की हमको दिखाई देती है। अगर इनके उत्पत्ति स्थलों की बात करें, मानव के उत्पत्ति स्थलों की बात करें, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि अफ्रीका और एशिया को इसकी जो है उत्पत्ति स्थल माना जाता है। उत्पत्ति स्थल के रूप में अफ्रीका मुख्य प्रदेश तथा एशिया गौण प्रदेश के रूप में सामने आया था। ठीक है, उत्पत्ति स्थल के रूप में कौन सा? अफ्रीका मूल स्थान, उसके बाद में गौण स्थान एशिया। ये ऐसे प्रदेश बताए जहां पे जनसंख्या का सबसे पहले उद्भव और विकास हुआ आधुनिक मानव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अफ्रीका के टेरोस मेनाला, इसका सबसे अच्छा उदाहरण ही है अफ्रीका के टेरोस मेनाला नामक स्थान पर मानव की सबसे प्राचीन मानव खोपड़ी मिली है जो कि 7 मिलियन वर्ष पूर्व की है। तो सबसे प्राचीन इसको माना गया है 7 लाख मिलियन, इसको सही कर लेना पूरा, 7 लाख मिलियन। ठीक है, 7 लाख मिलियन वर्ष पूर्व की मानी गई है। ठीक है, तो ये आपकी थी सबसे प्राचीन मानव की खोपड़ी। ठीक है, सबसे प्राचीन मानव की खोपड़ी के रूप में इसको हम मानते हैं। इसको सही कर लेना भाई, सही तरीके से लिख देता हूं इसको यहाँ पे।
7 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, तो ये शुद्ध है बिल्कुल। 7 मिलियन वर्ष पूर्व जो है वो आपके सबसे प्राचीन मानव की जो खोपड़ी मिली है अफ्रीका के टेरोस मेनाला नामक स्थान पर, उसी से ये पता चलता है कि मानव की सबसे पहली उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? अफ्रीका में। कहाँ पे हुई है? अफ्रीका में। ठीक है, तो इसी क्रम में अगर हम देखें तो जब यहाँ पे जो वृद्धि देखने को मिल रही है, उसके बाद अंतिम हिमयुग जो होता है उसके दौरान, अंतिम हिमयुग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उस समय जब हिम आवरण पिघल रहा था तो बाकी के जो महाद्वीप थे वहां पर भी जनसंख्या की वृद्धि हमको देखने को मिलने लगी थी। धीरे धीरे, तीव्र गति के साथ में नहीं, धीरे धीरे वृद्धि देखने को मिल रही थी। जैसे कि अफ्रीका, एशिया, उसके बाद में फिर आपका यूरोप, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जो आपके हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इन देशों, इन महाद्वीपों में भी जनसंख्या का जो है वृद्धि दर उस समय देखने को मिलने लग गई थी। वृद्धि दर की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तेज गति से नहीं, बहुत ही धीरे धीरे से। हाँ भाई, लोगों के जो अवशेष है वो मिलने उस समय हमको मिले थे, उस समय विशेष के जो अवशेष थे। ठीक है, इसलिए हम बता सकते हैं कि उस समय के दौरान जब बर्फ़ पिघल रही थी, अंतिम हिमयुग जब चल रहा था, हिम आवरण पिघल रहा था, तो उसी दौरान आपके दूसरे महाद्वीपों में भी जनसंख्या की धीरे धीरे या सने सने जो वृद्धि है वो देखने को मिल रही थी। ठीक है, और इसका जो अनुमान है वो हम कैसे लगाते हैं, देखते हैं बोर्ड पे, इसको साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका जो अनुमान है वो हम कैसे लगाते हैं? इसका अनुमान जो है वो मानव द्वारा कृषि कार्य और पशु पालतूकरण के रूप में देखने को मिलता है। इसका अनुमान जो है वो हमें मानव द्वारा कृषि कार्य और पशु पालतूकरण के रूप में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या बात हो गई कि इससे यह पता चल रहा है कि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी थी, और इसी दौरान जो है वो आपके जो ये मानव थे, इन मानवों ने कृषि कार्य करना भी प्रारंभ किया था और पशुओं को भी पालतू बना रहे थे। क्या बना रहे थे? पशुओं को भी पालतू बना रहे थे। और इसी समय अगर हम बात करें, ये जो आदिकाल से 4000 ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं, और इसी दौरान आदिकाल के दौरान विश्व की जनसंख्या घनत्व, विश्व का जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या घनत्व 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो इस समय जो जनसंख्या का जो अगर हम घनत्व देखते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग निवास इस समय कर रहे थे। ठीक है, जब लोगों ने पालतूकरण की क्रिया प्रारंभ की थी, शुरुआत की बात हम कर रहे हैं, लेकिन बाकी के बाद के वर्षों में, ठीक है, लेकिन बाद के वर्षों में नगरीकरण के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, अवशेष भी प्राप्त होते हैं, जो कि 5000 से 6000 वर्ष पूर्व के हैं। ये इस समय दौरान की बात हम कर रहे हैं। कौन से समय दौरान की? इसकी आदिकाल से 4000 ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस दौरान जो है 5000 से 6000 वर्ष पूर्व के दौरान मिस्र में नील नदी घाटी सभ्यता और
दजला फरात, दजला फरात सभ्यताएं विकसित हुई, जो कि नगरीय विशेषताओं को धारण करती थी, जो कि नगरीय विशेषताओं को धारण करती थी। किनको धारण करती थी? नगरीय विशेषताओं। ठीक है। और इसी समय के दौरान अगर हम देखें तो जनसंख्या घनत्व भी 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। जनसंख्या घनत्व भी क्या हो गया? 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। कितने से बढ़कर? 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गया आपका? 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपका जनसंख्या घनत्व इस समय के दौरान हो गया। ठीक है। तो इसी के साथ में जो है वो हमारा प्रारंभिक समय काल जो है वो पूरा होता है। ठीक है। प्रारंभिक समय काल की अगर हम बात करें तो जनसंख्या का जो है प्रारूप हमको इसी प्रकार का देखने को मिलता है कि यह जो समय काल था इसमें सबसे पहले भोजन संग्रह और आखेट कार्य प्रारंभ हुआ और इसी के साथ जनसंख्या का भी धीरे धीरे प्रतिशत बढ़ने लगा। ठीक है। बाद के वर्षों में अगर हम देखें तो जो है वो हमको नगरीय सभ्यताएं भी देखने को मिली। ठीक है। इसके अलावा अग्नि का जो आविष्कार है वो 5 लाख वर्ष पूर्व हो गया था। आधुनिक मानव का जो समय काल था वो 1.5 लाख से 50,000 जो है आपके वर्ष पूर्व माना जाता था। और इनकी जो उत्पत्ति मानी गई है वो अफ्रीका से आपके एशिया महाद्वीपों के मध्य मानी गई है, जिसमें मुख्य स्थान आपका अफ्रीका और गौण स्थान आपका एशिया माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिला है अफ्रीका के टेरोस मेनाला नामक स्थान पर। अफ्रीका के टेरोस मेनाला नामक स्थान पर जो है 7 मिलियन वर्ष पूर्व, 7 मिलियन वर्ष पुरानी जो है मानव खोपड़ी, मानव की सबसे प्राचीन खोपड़ी मिली है। और उससे हमको यह पता चलता है कि अफ्रीका महाद्वीप में ही सबसे पहले मानव का जो है उद्भव देखने को मिलता है। किसका उद्भव देखने को मिलता है? मानव का उद्भव देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे दूसरा जो हमारा नंबर का था प्राचीन एवं मध्यकाल। ठीक है। तो प्राचीन एवं मध्यकाल का जो समय काल है उसकी हम बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा समय काल चलेगा वो चलेगा प्राचीन एवं मध्यकाल। प्राचीन एवं मध्यकाल, प्राचीन एवं मध्यकाल की हम बात कर लेते हैं। इसके लिए इसको मिटा देते हैं। प्राचीन एवं मध्यकाल। ठीक है। अगला जो हमारा चलेगा समय काल दूसरे नंबर का प्राचीन एवं मध्यकाल। मध्यकाल का समय। ठीक है। इसका जो समय काल था कितना था? इसका समय काल था आपका 4000 ईस्वी पूर्व से 1650 ईस्वी पूर्व। ठीक है। तो ये जो समय काल है आपका वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1650 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। प्राचीन एवं मध्यकाल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इस समय ईसा के जन्म, ईसा के जन्म के समय, ईसा के जन्म के समय विश्व में लगभग 3000 लाख, विश्व की लगभग 3000 लाख जनसंख्या अनुमानित की गई थी। ठीक है। तो इस समय के दौरान, कौन से समय के दौरान?
आपके प्राचीन एवं मध्यकाल के समय के दौरान 4000 ईसा पूर्व से 1450 ईसा पूर्व तक ईसा के जन्म के समय जो है वो आपकी 3000 लाख जनसंख्या अनुमानित की गई थी, जिसके अगर हम और विशेष अंदर गहराई तक चले तो ईसा के जन्म से पूर्व जो है विश्व की जनसंख्या 1000 से 2000 लाख अनुमानित की गई थी, अनुमानित की गई, ठीक है। इसमें ईसा के जन्म से पूर्व की अगर हम बात करें तो जो जनसंख्या का प्रारूप है वो हमको कम देखने को मिलता है। 1000 से 2000 लाख जो है जनसंख्या इस समय अनुमानित की गई, जिसका सकेंद्रण अगर हम देखें, इस जनसंख्या का सकेंद्रण देखें, इस जनसंख्या का सकेंद्रण आपके मंचूरिया, चाइना वाला मंचूरिया, मंगोलिया, ठीक है, तुर्किस्तान, वियतनाम, चीन, ठीक है, ऐसे देशों में देखने को मिला था, ठीक है। इसके अलावा कोरिया भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। कोरिया में देखा गया। इसके अलावा पूरे पूर्वी एशिया में जनसंख्या का विकास देखने को मिलता है। जनसंख्या का विकास इस समय देखने को मिलता है, जनसंख्या का विकास है वो देखने को मिलता है पूर्वी एशिया में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दक्षिणी एशिया में इस समय, ये जो समय काल की अगर हम बात कर रहे हैं प्राचीन एवं मध्यकाल के, तो इस समय दक्षिणी एशिया में दुर्भिक्ष, अकाल एवं राजनीतिक अराजकता, युद्ध आदि के कारण जनसंख्या अपेक्षाकृत कम दिखाई देती है। किनकी तुलना में? पूर्वी एशिया और आपके मंचूरिया वगैरह, चाइना वगैरह जो है, कोरिया वगैरह, वियतनाम, तुर्किस्तान आदि के संदर्भ में अगर हम देखें तो आपके दक्षिणी एशिया में जो है वह युद्ध वगैरह की स्थिति, दुर्भिक्ष की स्थिति, अकाल की स्थिति एवं राजनीतिक अराजकता, युद्ध आदि के कारण जो है जनसंख्या अपेक्षाकृत कम देखने को मिलती है, या कम विकसित या कम विकास उसका उस समय देखने को मिलता है। जबकि आपके आल्प्स, ठीक है, आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र, आल्प्स एवं कार्पेथियन आल्प्स एवं कार्पेथियन क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों
के कारण जनसंख्या का विकास देखने को मिलता है। जनसंख्या का विकास, जनसंख्या का विकास देखने को मिलता है। जनसंख्या का विकास देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे प्राचीन एवं मध्यकाल का समय काल जो था जनसंख्या की वृद्धि विशेष के रूप में, वो हमारा ये इस प्रकार का प्रारूप उस समय दौरान हमको देखने को मिलता है। प्राचीन एवं मध्यकाल का समय जो है 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1650 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो आपके प्राचीन एवं मध्यकाल का माना जाता है। इसमें जो है ईसा के जन्म के दौरान की जनसंख्या और ईसा के जन्म के पूर्व की जनसंख्या जो है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ईसा के जन्म के समय की अगर बात करें तो 3000 लाख जनसंख्या जो है विश्व में देखने को मिलती थी, जबकि 1000 से 2000 जो लाख जनसंख्या थी वो ईसा के जन्म के पूर्व देखने को मिलती थी। और इसी समय अनुमानित किया गया था ये जो संकेंद्रण था वो आपके मंचूरिया, मंगोलिया, चाइना, आपका वियतनाम, आपका कोरिया और कौन सा रह गया, वियतनाम जो है, और तुर्किस्तान, इन क्षेत्रों में देखने को मिलता। इसके अलावा अगर इन्हीं क्षेत्रों के साथ के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो पूर्वी एशिया में जनसंख्या सांद्रण उस समय अधिक देखने को मिलता था, जैसे कि आपके दक्षिण एशिया में इसके विपरीत देखने को मिलता था, क्योंकि उस समय वहाँ पर दुर्भिक्ष, अकाल और राजनीतिक अराजकता और युद्ध वगैरह की स्थिति अधिक देखने को मिलती थी, जिससे कि जनसंख्या बढ़ नहीं पा रही थी या जनसंख्या की वृद्धि उस समय देखने को नहीं मिलती है। जबकि इसी दौरान आल्प्स क्षेत्र और कार्पेथियन क्षेत्र जो है समृद्ध कृषि क्षेत्रों के रूप में विकसित हुए थे और इसीलिए वहाँ पे जनसंख्या सांद्रण भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह हो जाता है हमारा प्राचीन एवं मध्यकाल का समय काल जनसंख्या वृद्धि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और अंतिम जो हमारा समय काल है उसकी हम बात कर लेते हैं। तीसरा जो हमारा समय काल आएगा कौन सा आएगा, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, आधुनिक काल की। तो इसको हम मिटा देते हैं, हमारे प्राचीन और मध्यकाल को। ध्यान रखने की बात है कि इसकी शुरुआत प्रारंभिक काल के ठीक बाद में होती है 4000 ईसा पूर्व, और वो शुरू कहाँ से हो रहा था, आदिकाल से 4000 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, आदिकाल से प्रारंभ हो रहा था हमारा प्रारंभिक समय काल, और उसके बाद में 1650 ईस्वी तक ये हमारा रहता है प्राचीन और मध्यकाल। ठीक है, जिसमें ईसा के जन्म के बाद की और ईसा के जन्म के पूर्व की बातें बताई गई है, जनसंख्या से संबंधित। किससे संबंधित, जनसंख्या से संबंधित। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे प्रभाव जो है वो हमारे दक्षिण एशिया में उस समय लागू थे या हो रहे थे, जिससे दक्षिणी एशिया में जो जनसंख्या है वो इन क्षेत्रों के अनुरूप नहीं बढ़ पाई थी, क्योंकि इन क्षेत्रों में उस समय जो है अराजकता का जो माहौल था वो नहीं देखने को मिलता था, जबकि दक्षिण एशिया में उस समय अराजकता का जो माहौल था वो देखने को मिलता था। युद्ध वगैरह की स्थिति इस समय देखने को मिलती थी, जनसंख्या अपेक्षाकृत इसीलिए यहाँ पे कम देखने को मिलती है। ठीक है, अकाल हो गया, दुर्भिक्ष हो गया, राजनीतिक अराजकता हो गई, युद्ध की स्थितियाँ हो गई, ये इस समय अधिक देखने को मिलती थी आपके दक्षिणी एशिया में। जबकि पूर्वी एशिया में जो है सब विकास जो है वो अधिक देखने को मिलता है जनसंख्या का, इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या उस समय बढ़ी भी। और इन क्षेत्रों में मंचूरिया वगैरह, आपके मंगोलिया, चीन वगैरह, यहाँ पे जनसंख्या आज भी हमको अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो थी हमारे। और इसके अलावा ये आपका आल्पस और कार्पेथियन उस समय कृषि क्षेत्रों के रूप में सर्वाधिक विकसित हुए थे, तो इसलिए जनसंख्या का जो सांद्रण है वो यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला हमारा आता है तीसरा और फाइनल जो हमारा समय काल है उसकी हम बात कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो अगला हमारा आता है तीसरा, आधुनिक काल। हेडिंग डाल देते हैं, तीसरा और अंतिम हमारा आधुनिक
आधुनिक समय काल। (1650 ईस्वी पूर्व से लेकर 1650 ईस्वी पूर्व से लेकर वर्तमान समय, वर्तमान तक। ठीक है, तो ये इसका समय काल हो गया आपके आधुनिक समय का। ठीक है, अब देख लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। इसका जो प्रारंभ था वो 1650 माना जाता है। प्रारंभ 1650 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। कब का माना जाता है? 1650 ईस्वी पूर्व का इसका प्रारंभ माना जाता है। इस समय विश्व की जो जनसंख्या थी, इस समय विश्व की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या लगभग 51.5 करोड़, 51.5 करोड़ अनुमानित की गई थी। कितनी अनुमानित की गई थी? 51.5 करोड़ अनुमानित की गई थी। ठीक है, 51.5 करोड़ जनसंख्या इस समय के दौरान अनुमानित की गई थी। जो आगे बढ़कर अगर हम देखें तो 1950 तक, 1650 के बाद में हम बात कर रहे हैं 1950 तक, जो 1950 में बढ़कर, जो 1950 में बढ़कर 250 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 250 करोड़ जनसंख्या इस दौरान हो गई, 1650 ईस्वी से लेकर आपके 1950 तक। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम देखें, इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो पिछली 3 शताब्दियों की हम बात करें, पिछली 3 शताब्दियों, ठीक है, पिछली, इसी क्रम में लिख लेते हैं साथ में, इसी क्रम में, इसी क्रम में पिछली 3 शताब्दियों, पिछली 3 शताब्दियों में जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि, अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। ये हमारा जो चल रहा है आधुनिक काल, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कब? मतलब कि जो हमारी 3 शताब्दियां निकली हैं, उनकी अगर हम देखें तो इस दौरान जो जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है वो अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलती है। बहुत अधिक बढ़ोतरी है वो हमको इस समय के दौरान देखने को मिलती है। अगर हम देखें तो इसी समय के दौरान जो है हमारी औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति भी देखने को मिलती है, औद्योगिक क्रांति भी देखने को मिलती है, देखने को मिलती है, जिसके फलस्वरूप भी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप भी, जिसके फलस्वरूप भी जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के दौरान बढ़ी थी ना जनसंख्या। ठीक है, ये जो है वो आपका 3 शताब्दियों में जनसंख्या में जो अप्रत्यक्ष वृद्धि है उसी प्रारूप में आगे बढ़कर हमको देखने को मिलती है। अगर हम देखें 1750 से लेकर 1900 तक जो समय है हमारा, 1750 से लेकर 1900 तक जनसंख्या में मध्यम, न तो कम न ज़्यादा, मध्यम जनवृद्धि, मध्यम जनवृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है,
जनसंख्या में मध्यम जन वृद्धि देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। 1750 से 1900 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो 1750 से 1900 तक के समय के दौरान जो है वो जनसंख्या में बढ़ोतरी तो होती है, लेकिन न तो ज़्यादा न कम, मतलब मध्यम गति की जो दर है वो इस समय देखने को मिलती है। लगभग अगर हम देखें, लगभग 4 से 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 4 से 5 व्यक्ति प्रति हजार, 4 से 5 व्यक्ति प्रति हजार जो बढ़ोतरी है वो इस समय देखने को मिलती है। ठीक है, प्रति हजार की बात करेंगे यहाँ पे। इसके बाद में अगर हम देखें तो जनसंख्या का प्रारूप जो बढ़ रहा है उसी में अगर हम आगे बढ़े तो 1900 से लेकर 1950 तक, 1900 से लेकर 1950 तक जनसंख्या में दुगनी वृद्धि देखने को मिलती है, दुगनी वृद्धि देखने को मिलती है। कब? 1900 से लेकर 1950 तक, जबकि 1750 से लेकर 1900 तक जो है वो प्रतिशत वृद्धि देखने को मिलती तो है, लेकिन दुगनी वृद्धि देखने को नहीं मिलती, मध्यम वृद्धि देखने को मिलती है। कौन सी वृद्धि देखने को मिलती है? मध्यम वृद्धि। अब मध्यम वृद्धि से कई गुना ज़्यादा होती है आपकी दुगनी वृद्धि। ठीक है, तो दुगनी जो वृद्धि है वो 1900 से लेकर 1950 तक जो समय था उस दौरान हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो थे वो आपकी थी 1950 से लेकर 1900 से लेकर 1950 तक की दुगनी वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो। इसके बाद में देखें अगर हम तो 1950 के बाद में, इसके बाद में 1950 के बाद में जो है जनसंख्या में अचानक उछाल देखने को मिलता है। अचानक क्या देखने को मिलता है? उछाल देखने को मिलता है। और 1950 के बाद ही हमारे भारत में भी 1970, 80 और 90 का जो समय काल था, वैसे तो प्रारंभ 65 से ही मान लो, लेकिन 70, 80 और 90 का जो समय काल था उसमें हमारे भारत में भी जनसंख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ती हुई प्रतीत होती है। 70 का जो समय काल था उस समय हमारे भारत में भी जनसंख्या जो प्रतिशत है वो अप्रत्याशित दर से बढ़ती हुई दिखाई देती है। या हमको दुगनी जो रफ्तार से जनसंख्या बढ़ी थी हमारी, इसीलिए उस समय को हमारे भारत का जनसंख्या विस्फोट काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट काल। 1950 के बाद में पूरे विश्व में जो है जनसंख्या में अचानक और तीव्र गति से वृद्धि देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि 1950 के बाद में अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार की जो आवश्यक सुख सुविधाएं थी, जिसमें कि आपकी चिकित्सा की बात ले लो, चाहे भोजन की बात ले लो, ठीक है, चाहे रहन सहन के स्तर की बात ले लो, उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा था? सुधार हो रहा था। और जब सुधार होता है किसी चीज़ का तो वो लंबे समय तक उपयोगी होती है। क्या होती है? लंबे समय तक उपयोगी होती है। जब लोगों के पास में बीमारियों के इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो गई तो लोग बीमारी से कम मरने लगे या मृत्यु को प्राप्त होने लगे। ठीक है, कम मृत्यु को प्राप्त होने लगे, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या अपने आप होती गई, बढ़ती गई। इसीलिए भारत में ये जो समय काल था 1970, 1980 जो आपका है वो जनसंख्या विस्फोट के रूप में हमको देखने को मिलता है ना, जनसंख्या विस्फोट। और ये जनसंख्या विस्फोट 1950 के बाद में ही प्रारंभ हुआ था, धीरे धीरे 50, 60, 70, 80, 90, 2000 ये जो जनसंख्या वृद्धि हमको देखने को मिलती है। ठीक है, हाँ, हम बात कर रहे थे 1950 में। 1950 के बाद विश्व जनसंख्या में, भारत में नहीं पूरे विश्व में ही, विश्व जनसंख्या में अचानक उछाल देखने को मिलता है। अचानक उछाल का मतलब होता है ज़्यादा ऊपर की तरफ, है ना, उछाल मतलब ऊपर की तरफ, तो उछाल देखने को मिलता है, उछाल देखने को मिलता है। किसमें? विश्व जनसंख्या में। ठीक है, उछाल देखने को मिलता है आपके 1950 के बाद में। और अगर हम देखें तो 1950
में अगर हम देखें तो प्राचीन काल से लेकर वृद्धि की अगर हम बात करें तो वृद्धि की बात कर लेते हैं एक बार। इधर इसको इधर लिख देते हैं, चलो ठीक है, जगह है अपने पास में, इसको लिखे रहने देते हैं। वृद्धि दर की अगर बात करें, वृद्धि दर की, इसी समय का अगर वृद्धि दर की हम बात करें तो प्राचीन समय से लेकर मध्यकाल तक, ध्यान रखने की बात है, प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक जनसंख्या को दुगना होने में 1000 से लेकर 2000 जो है आपके क्या लगे, वर्ष का समय हमको लगता है। वर्ष लगे, कितने वर्ष लगे, 1000 से 2000 वर्ष लगे हमको दुगना होने में। कब से कब तक, प्राचीन समय से लेकर मध्यकाल तक। यहाँ पे मैं थोड़ा डैश कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। मध्यकाल से प्राचीन काल जो आपका है, ठीक है, प्राचीन काल से मध्यकाल तक जनसंख्या दुगना होने में जो है 1000 से 2000 वर्ष का समय लगता है, ठीक है। जबकि 18वीं सदी में अगर हम देखें, 18वीं सदी में मात्र 200 वर्षों में ही जनसंख्या दुगनी हो जाती है, और बाद में तो 100 वर्षों में ही जनसंख्या दुगनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, दुगनी। जबकि पहले 1000 से 2000 वर्ष का समय लग रहा था, 1000 से लेकर 2000 वर्ष तक का जो समय है वो हमको लग रहा था इसमें, किसमें, जनसंख्या की वृद्धि होने में या इसकी डबल होने में, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो हमारे तीनों समय काल जो है हमको जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप के में देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा था हमारा, पहला हमारा था प्रारंभिक समय काल। पहला कौन सा था, प्रारंभिक समय काल। एक बार मैं तीनों को थोड़ा थोड़ा रिपीट कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में कोई भी गुंजाइश नहीं रहे। देखो, तीनों समय कालों के एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं। सबसे पहले जो हमारा था प्रारंभिक समय काल। प्रारंभिक जो समय काल था वो हमारा स्टार्ट हुआ था आपके आदिकाल से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। आदिकाल से लेकर 4000 ईसा पूर्व के बीच में जो है वो ये समय काल माना जाता है। और इसमें आखेट क्रिया और पशुपालन के साथ में जो है, आखेट के साथ में, पशुपालन के साथ में और जो है भोजन संग्रह के साथ में इसका समय काल का प्रारंभ माना जाता है। इस समय के दौरान अगर हम देखें तो जनसंख्या बहुत ही कम विकसित होती हुई प्रतीत होती है, बहुत कम रूप में देखने को मिलती है। इस समय जो है अफ्रीका और एशिया महाद्वीप जो है मूल स्थान माने गए हैं जनसंख्या के। वैसे तो अभी भी वही माने जाते हैं, लेकिन मूल स्थानों के बारे में अगर बात आती है तो फिर वो प्रारंभिक समय से हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके अफ्रीका को मुख्य स्थान और एशिया को गौण स्थान दिया गया है। जिसमें अफ्रीका का जो टेरोस मेनाला नामक स्थान था वहाँ पर जो है आपकी जनसंख्या वहाँ पे जो है आपकी 7 मिलियन वर्ष पूर्व मानव की खोपड़ी मिली है, जिससे ये पता चलता है कि ये सबसे प्राचीन मानव सभ्यता या मानव के अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये बात थी हमारे प्रारंभिक समय काल की, जिसमें बाद के वर्षों में जब हिम आवरण पिघल रहा था तो बाकी के महाद्वीपों में भी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। जैसे यूरोप हो गया आपका, यूरोप के अलावा आपका अमेरिका हो गया, अमेरिका के अलावा आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। वो सब जगह धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी थी। कब, जब हिम आवरण पिघल रहा था, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हमारा आ जाता है, वो आ जाता है प्राचीन काल एवं मध्यकाल का जो समय था, ठीक है। वो जो समय काल माना जाता है वो 4000 ईसा पूर्व से 1650 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, ठीक है। इस समय क्या था, जो ईसा का जो जन्म है उसको आधार माना गया है। किसको आधार माना गया है, ईसा के जन्म को आधार माना गया है कि ईसा के जन्म से पहले और ईसा के जन्म के बाद। ईसा के जन्म से पहले 1000 से 2000 लाख जो जनसंख्या है पूरे विश्व की मानी गई है,
और उसके बाद में जब जन्म होता है ईसा का तो उस समय 3,000 लाख जनसंख्या मानी गई है, जो दिनों दिन लगातार बढ़ती प्रतीत होती है। और इसी क्षेत्र में जैसे कि जो इसके जो संकेंद्रण जो क्षेत्र थे, जिसमें मंचूरिया, चीन वगैरह जो आपके आते हैं, मंगोलिया, कोरिया, वियतनाम, ठीक है, आपके आल्पस, कार्पोथियन, ये जो क्षेत्र आपके हैं वो यहाँ इसमें शामिल किए जाते हैं। पूर्वी एशिया हो गया। इसके अलावा दक्षिण एशिया में इस समय जो है अराजकता का माहौल था। किसका माहौल था? अराजकता का माहौल था। युद्ध वगैरह की स्थिति, दुर्भिक्ष जिसको हम बोलते हैं, अकाल वगैरह, वो उस समय वहाँ पे देखने को मिल रहे थे, जिसलिए जनसंख्या वहाँ पे कम देखने को मिलती है। ठीक है, जबकि कार्पोथियन और आपके आल्पस क्षेत्रों में जो है कृषि क्षेत्रों का विकास होने के कारण जनसंख्या भी वहाँ पे अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा जो आपका ये हो गया आधुनिक समय काल। आधुनिक समय काल का जो प्रारंभ है 1650 ईस्वी से माना जाता है और अभी वर्तमान तक चल रहा है। विश्व की जनसंख्या 51.5 करोड़ इस समय मानी गई थी 1650 में। कितनी मानी गई थी? 51.5 करोड़। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें तो 1950 में बढ़कर ये 250 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 250 करोड़। अब 250 करोड़ होने में समय तो लगा, ऐसी बात नहीं कि समय नहीं लगा, समय लगा, लेकिन इसी क्रम में अगर हम देखें तो पिछली जो 3 शताब्दियां हमारी निकली है उसमें जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? अप्रत्याशित वृद्धि हमको देखने को मिलती है जनसंख्या में। जब जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है तो सीधी सी बात है कि सुख सुविधाएं वगैरह बढ़ी होगी, टेक्नोलॉजी बढ़ी होगी, या फिर जो है आपकी जिसको बोलते हैं ना कि आधारित जो सेवाएं होती है, जैसे कि चिकित्सा हो गया, आपका भोजन वगैरह हो गए, रोजगार वगैरह हो गए, तो वो क्या सुदृढ़ अवस्था में आ गए होंगे। तो उनके आने के बाद में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लग गई, ज़्यादा बढ़ने लग गई। इसी संदर्भ में अगर देखें तो हमारे भारत में 1950 के बाद हमारे भारत में भी जनसंख्या बढ़ती हुई प्रतीत होती है, जबकि 1920 से 30 का जो समय काल था हमारे भारत में जनसंख्या ह्रास का समय काल माना जाता है। 1910, 20, 30 जो जनसंख्या का ह्रास काल हमारे भारत में माना जाता है, क्योंकि उस समय दुर्भिक्ष वगैरह, बीमारियां वगैरह, प्लेग, ऐसी जो बीमारियां थी वो फैल रही थी हमारे भारत में भी। ठीक है, तो उसके जैसे कि आज पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है, टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, चिकित्सा हमारे पास में है, लेकिन आज भी हम उसके जो कंट्रोल है वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास में उससे संबंधित टेक्नोलॉजी या तकनीकी हमारे पास में अभी नहीं है। कि वो एक नया जो है नई समस्या हमारे सामने आ गई है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हम अभी प्रयासरत हैं। तो उस समय भी जब वो प्लेग वगैरह की जो बीमारियाँ थी उस समय के दौरान उनके लिए भी उतनी तकनीकी उनके पास में, जनसंख्या के पास में नहीं थी, तो इसलिए जनसंख्या का जो है ह्रास उस समय देखने को मिला था। जैसे आज हमारे पास में जनसंख्या का ह्रास हमको आज भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमारे भारत में आज 80 से 82 हज़ार लोगों की मृत्यु हो चुकी है इसमें। ऐसे ही पूरे कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो लगभग लाखों की तादाद में जनसंख्या जो हताहत हो चुकी है आज। ठीक है, तो जनसंख्या की हम आगे बात करते हैं। जो 1900 से लेकर 1950 तक जनसंख्या दुगनी वृद्धि के रूप में देखने को मिलती है। कौन सी वृद्धि के रूप में? दुगनी वृद्धि के रूप में 1900 से लेकर 1950 तक जनसंख्या का जो प्रारूप है वो अधिक वृद्धि के रूप में देखने को मिलता है, दुगनी रफ्तार से। फिर अगर हम आगे चले, ठीक है, 1950 के बाद में चले तो 18वीं शताब्दी में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में जो है जनसंख्या अचानक दुगनी वृद्धि दर से बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, और कहाँ गई वो आपकी? हाँ, ठीक है, 18वीं सदी में हमको अधिक जनसंख्या जो है वो देखने को मिलती है। अगर हम देखें 1750 से लेकर यह जो हमारा है 1900 तक, उसमें जनसंख्या जो है मध्यम गति की बढ़ती हुई प्रतीत होती है, जबकि 1900 से 1950 में दुगनी रफ्तार से बढ़ी है। और इस समय जो जनसंख्या का जो घनत्व था वो देखने को मिलता था, बढ़ोतरी का जो है, घनत्व की बात नहीं कर रहे, बढ़ोतरी का जो प्रतिशत है वो देखने को मिलता था, वो 4 से 5 व्यक्ति प्रति 1000 पर बढ़ रहे थे इस समय, जबकि बाद में दुगनी रफ्तार से बढ़े। और आज तो जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, आपको पता भी है। ठीक है, तो ये जो था हमारा पूरा समय काल था जनसंख्या वृद्धि का, जो आज हमारा ये पूरा होता है। उसके बाद में जनसंख्या की जो समस्याएं हैं, कारण जो है, उनकी बात हम करेंगे। ठीक है।